जो थ्योरम हम लोगों ने किया था उसी का एक ये सेकेंड पार्ट आप समझ सकते हो। उसमें क्या कहा गया है कि वो जो ग्रुप था इसके पहले साइक्लिक को भी था, लेकिन वो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप था कि उसके जो एलिमेंट थे वो फाइनाइट थे। और इसमें क्या है कि ये कोई साइक्लिक ग्रुप है जिसका जनरेटर, तो इसमें भी ये हम ले लेंगे, लेकिन ये साइक्लिक ग्रुप जो है वो इनफाइनाइट ऑर्डर का है। यानी जो उसका जनरेटर होगा उस जनरेटर का ऑर्डर वहाँ इनफाइनाइट था, लेकिन यहाँ जनरेटर ए का ऑर्डर इनफाइनाइट है। तब हमको ये दिखाना पड़ेगा, तब जी कंटेंस इनफाइनाइट एलिमेंट। यानी जब ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट एन हुआ, फाइनाइट हुआ, तो जी भी फाइनाइट यानी एन एलिमेंट रखा। और यहाँ हमको ये कहा जा रहा है कि ए का जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट है। तो यदि वो इनफाइनाइट है तब हमारा जो जी होगा उस जी में एलिमेंट भी फाइनाइट नहीं रहेंगे, इनफाइनाइट रहेंगे। तो अब आप इसका जनरेटर ए और उसका ऑर्डर इनफाइनाइट ले लो, तो किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर इनफाइनाइट कहो तो उसमें केवल ए टू दी पावर 0 ही आइडेंटिटी देता है, कोई फाइनाइट पावर आइडेंटिटी नहीं देता है। यही हमारा किसी भी एलिमेंट यानी कोई जनरेटर है उसका ऑर्डर इनफाइनाइट है। इट मीन्स ए टू दी पावर 0 ही हमको सिर्फ आइडेंटिटी देगा, दूसरा हमको आइडेंटिटी नहीं देगा। तो अब आप देखो प्रूफ इसमें, लेट जनरेटर ऑफ जी is a whose order is infinite. Then we have to show G contains infinite elements. हमने ए का ऑर्डर इनफाइनाइट ले लिया, तब हमको दिखाना पड़ेगा कि जो जी होगा उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट हमको मिलेंगे। तो अब देखो जो यह जी है, जी के का ऑर्डर इनफाइनाइट है, तो यह ए टू दी पावर 0 ही आइडेंटिटी देगा। अब ए टू दी पावर 1 ए आइडेंटिटी नहीं देगा, 2 3 ऐसे बढ़ते जाओ। यदि ये पर कोई फाइनाइट पावर लिखो आइडेंटिटी दे दे तब तो उसका ऑर्डर वो नंबर हो जाएगा, तब ये इनफाइनाइट नहीं रहेगा। यानी ए टू दी पावर 0 ये तो सब में 1 देता है, लेकिन उसके बाद कोई पॉजिटिव पावर जो हमको आइडेंटिटी दे दे तो वही लिस्ट पॉजिटिव उसका ऑर्डर कहलाता है। और लिस्ट पॉजिटिव यदि ऑर्डर न हो तो उसका ऑर्डर या तो 0 कहलाता है और नहीं तो इनफाइनाइट। तो अब हमने ए टू द पावर 0 इसका ए टू द पावर 1 ए टू द पावर 2 3 ऐसे हम लेते गए, तो यह इनफाइनाइट तक जाएगा। और फिर यहाँ ए टू द पावर -1 ए टू द पावर -2 ऐसे ये माइनस इनफाइनाइट तक आओ। तो ये जो आया हमारा जी आया। अब हमको दिखाना ये है कि जो यह जी है उसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे। तो इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे तो हम देख रहे हैं कि ये सभी एलिमेंट इनफाइनाइट है, लेकिन इसमें एक ही चीज़ हमको दिखाना ये है कि जैसे हमारा 1 और 2 ये डिफरेंट है, तो ए टू द पावर 1 और ए टू द पावर 2 ये इक्वल नहीं होगा। ये 2 और 3 डिफरेंट है, तो ए टू द पावर 2 और ए टू द पावर 3 ये इक्वल नहीं होगा। क्योंकि यदि ये इक्वल हो जाए और कुछ ये एलिमेंट को इनफाइनाइट तक रख दो तो हमारा इनफाइनाइट सेट नहीं होगा, वो हमारा फाइनाइट होगा। जैसे सपोज करो
हमने 1 लिया और 1 को 1 1 1 ऐसे लिखते लिखते इनफाइनाइट टाइम तक रखो, तो उसमें हमारे इनफाइनाइट एलिमेंट नहीं हो गए। एलिमेंट तो हमारा सिंगल एलिमेंट 1 हुआ। यदि 1 2 1 2 1 2 इसको इनफाइनाइट टाइम तक रखो तो उस सेट में केवल 2 ही एलिमेंट हो गए। एक एलिमेंट को कई बार लिखने से वो एलिमेंट डिफरेंट नहीं हो जाता। तो अब यहाँ तो हमने देखा कि एक डिफरेंट एलिमेंट है, लेकिन हमको ये दिखाना पड़ेगा कि ये एलिमेंट इक्वल नहीं है, क्योंकि जब ये इक्वल हो जाएंगे तो इक्वल एलिमेंट को यदि हम इनफाइनाइट टाइम तक रखेंगे तो वो इनफाइनाइट सेट नहीं होगा। तो अब सिर्फ एक चीज़ दिखाना है कि यदि पावर डिफरेंट हो तो हमारा ये जो ए बेस पर उसको लगाओगे तो वो डिफरेंट ही होगा। तो अब यहाँ से नाउ वी shall so that if R is different from S, then A to the power R is different from A to the power S। यानी ये पावर जब अलग अलग होते जाएं तो हमारा एक सहित भी वो डिफरेंट ही होगा। अब इसको हम फिर कॉन्ट्रेडिक्टिव मेथड द्वारा प्रूव करेंगे। इफ पॉसिबल सपोज बोथ एलिमेंट्स आर इक्वल। इफ पॉसिबल सपोज ए टू द पावर आर इज इक्वल टू ए टू द पावर एस। तो दिखाना है कि आर और यस डिफरेंट है, तो ए टू द पावर आर और ए टू द पावर यस ये भी डिफरेंट है, दिखाना यही है। लेकिन कॉन्ट्रेडिक्टिव मेथड द्वारा हम दोनों को इक्वल कर लिए। तो जब दोनों को इक्वल करेंगे तो हमको एक कॉन्ट्रेडिक्शन मिलना चाहिए कि हम जो सपोज किया ऐसा मानने पर एक ऐसी चीज़ मिल जा रही है जो गलत है। तो जब एक गलत हो जाएगा तो जो हमको प्रूफ करना था वो सही हो गया। अरे 2 एलिमेंट 2 ही होगा, या तो इक्वल होगा नहीं तो डिफरेंट होगा। तो हमने डिफरेंट 2 दिखाना था, हमने सपोज कर लिया डिफरेंट नहीं है तो इक्वल। और इक्वल पर ऐसी चीज़ मिल जाए जो न होता हो या जो हमने माना है उसको कॉन्ट्रेडिक्ट करता हो, तो जब ये नहीं होगा तो ये रिजल्ट हो जाएगा। तो अब हमने क्या किया कि सपोज कर लिया कि ए टू द पावर आर इज इक्वल टू ए टू द पावर एस। तो जब आर और यस डिफरेंट है तो डिफिनिटली उनमें से कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा, तो किसी एक को छोटा ले लो। इफ आर इज लेस देन एस, तो जो छोटा है उससे डिवाइड कर दो। इफ आर इज लेस देन एस देन ए टू द पावर आर माइनस आर इज इक्वल टू ए टू द पावर एस माइनस आर। अभी हमको आइडेंटिटी दे दिया और ये हमको एस माइनस आर ऐसा दे दिया। तो यस कोई एक फाइनाइट वैल्यू है और यस भी कोई फाइनाइट वैल्यू है। तो 2 फाइनाइट वैल्यू का बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट करो तो पॉजिटिव मिल जाएगा। यानी ए का यह फाइनाइट पावर रखा तो ये आइडेंटिटी आ गया। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू फाइनाइट, जबकि हमने सपोज किया कि ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है ये। तो जो हमने आर और एस डिफरेंट था फिर भी ए टू द पावर आर और ए टू द पावर एस को इक्वल सपोज कर लिया, तब जो ऑर्डर ऑफ ए हम इनफाइनाइट माने हैं वो फाइनाइट दे रहा है। इसका मतलब ये हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, क्योंकि जो लेके चले हैं उसी को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। तो विच सोज दैट ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट but we have supposed that order of A is equal to infinite. Thus our supposition
a to the power r is equal to a to the power s is wrong. That is a to the power r is a different from a to the power s. तब हमने देखा कि इसमें कोई दो एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो जब इक्वल नहीं है तो ये ए टू द पावर 1, ये 2, ये 3, ये सब जब अलग अलग हैं तो ये इनफाइनाइट तक गया, और जब इनफाइनाइट तक गया तो इसका मतलब इस जी में इनफाइनाइट एलिमेंट होगा। हैंस जी हैज इनफाइनाइट एलिमेंट्स। जी है इनफाइनाइट एलिमेंट, तो जी में हमारा इनफाइनाइट एलिमेंट हो गया। अब देखो ये दो थ्योरम हम लोगों ने किया है, कभी कभी दोनों को मिला करके एक ही थ्योरम पूछता है। वो क्या कि ऑर्डर ऑफ जनरेटर, यानी टू प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यानी जो जनरेटर का ऑर्डर होगा वो हमारा ग्रुप का ऑर्डर होगा। तो अब इसमें हम दो केस लेंगे कि पहले जो जनरेटर है उसका ऑर्डर फाइनाइट हो जाए, तो जब ऑर्डर उसका फाइनाइट हो जाएगा तो वो हमारा पहला वाला थ्योरम जिसके पहले हम लोगों ने किया था, यानी उसका ऑर्डर एन लिया था तो जी में एन एलिमेंट दिखाए थे। अब दूसरा केस कि यदि ए का ऑर्डर इनफाइनाइट हो जाए, तो जब इनफाइनाइट हो जाएगा तब हमको दिखाना पड़ेगा कि जी में भी इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, वो हमारा दूसरा थ्योरम है। तो ये दोनों को अलग अलग करके पूछे तब तो अलग अलग हम जवाब देंगे, लेकिन यदि एक साथ कह देता है कि टू प्रूव दैट ऑर्डर ऑफ जनरेटर इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो हमको तब दोनों को करना पड़ेगा। फर्स्ट केस पे भी दिखाएंगे यानी ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट हो तो, और सेकंड केस ऑर्डर ऑफ ए इनफाइनाइट हो तो, तब दोनों को एक साथ दो केस लेकर के करना पड़ेगा। एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज एग्जैक्टली टू जनरेटर्स। ये कहा जा रहा है कि यदि कोई एक साइक्लिक ग्रुप है, तो जब साइक्लिक ग्रुप है तो इतनी बात तत्काल आपके ध्यान में आ जाना चाहिए कि उसका एक जनरेटर होगा जिसके पावर में उसके सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे, तभी वो साइक्लिक ग्रुप होगा। तो कहा जा रहा है कि और एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, यानी ये साइक्लिक ग्रुप ऐसा है कि जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है। तब हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि यदि कोई साइक्लिक ग्रुप जो इनफाइनाइट एलिमेंट रखता हो तो उसके दो जनरेटर होंगे। तो अब हम कैसे दिखाएंगे उस वर्क को देखें। तो पहले हम क्या करें कि जो साइक्लिक ग्रुप है उसका जनरेटर ए है ऐसा सपोज कर लें, इट मीन्स वो ए के पावर में उसके सारे एलिमेंट लिखे जा सकेंगे। तो अब हमने क्या किया, प्रूफ में लेट जी इज ए साइक्लिक ग्रुप whose generator is A, then G is equal to ग्रुप जनरेटेड बाई ये नोटेशन है हमारा। ये नोटेशन का मतलब कि ये जनरेटर है, उसके पावर में इस जी के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे, यानी ए टू द पावर 0, ए टू द पावर 1, ए टू द पावर 2 से लेकर के आगे जो भी एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट हमारा इनफाइनाइट तक जाएगा क्योंकि हमारा इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप कहा गया है। अब इसमें हमको प्रूफ करना है कि इसका एक नहीं दो जनरेटर होगा। तो चूंकि जी का जनरेटर एक तो ये लिया गया है, तो इसलिए उसके सारे एलिमेंट ए के पावर में होंगे। अब जब जी के सभी एलिमेंट ए के पावर में हैं, इसलिए उसका दूसरा जो जनरेटर होगा वो ए का कोई एक पावर ही होगा। तो हमने सपोज कर लिया कि लेट ए टू द पावर m इज अनदर जनरेटर ऑफ जी, इसको हमने दूसरे को मान लिया। तो लेट ए टू द पावर m इज अनदर जनरेटर ऑफ जी,
यह जी का हमने दूसरा जनरेटर ले लिया। तो अब यह जी का ये जनरेटर है, इससे आपको क्या मिलेगा कि जी के जो एलिमेंट हैं वो ए टू दी पावर m जो जनरेटर माने हो उसके पावर में जी का प्रत्येक एलिमेंट लिखा जा सकेगा। तो अब जी का पहला जनरेटर तो हमने ए सपोज किया था, तो यह ए भी जी का एक एलिमेंट है, क्योंकि ए टू दी पावर 1 करेंगे तो हमारा जी का एक एलिमेंट आएगा। अब ए टू दी पावर m को हमने जनरेटर माना, तो ए टू दी पावर m के पावर में जी का प्रत्येक एलिमेंट लिखा जा सकेगा। इसलिए जो यह ए है जो जी का पहला जनरेटर है वो भी ए टू दी पावर m के पावर में लिखा जा सकेगा। ठीक है ये, तो लेट ए टू दी पावर m इज जनरेटर ऑफ जी, दैट इज each element of G can be written in the power of a to the power m। a to the power m जनरेटर माना गया है, और जनरेटर कोई तभी होता है जब उसके पावर में उस सेट के सारे एलिमेंट लिखे जा सके। तो ए इस जी का एक एलिमेंट है, इसलिए ए टू दी पावर m के पावर में भी ए लिखा जा सकेगा। तो अब ए टू दी पावर m का जितना पावर रखने पर ए आया उसको हमने n सपोज कर दिया। तो लेट ए टू दी पावर m इसका पावर n रखा तो हमको यह a मिल गया। अब a टू दी पावर m टू दी पावर n, दिस इंप्लाई a टू दी पावर m n इज इक्वल टू a। अब a से टोटल में डिवाइड कर दो, तो जब टोटल में डिवाइड करोगे तो a टू दी पावर m n और -1, a से जब डिवाइड करोगे तो पावर 1 कम हो जाएगा, और यह a टू दी पावर g। अब ए टू दी पावर 0 हमारा आइडेंटिटी हो गया। तो हम ये देख रहे हैं कि जब हमारा साइक्लिक ग्रुप होता है तो आइडेंटिटी सिर्फ उसका पावर 0 ही देता है, दूसरा कोई नहीं देगा। क्योंकि यदि सपोज कर लो कि ए टू दी पावर 0 के अतिरिक्त यदि हमको 100 यदि आइडेंटिटी दे दिया तब उसका आर्डर हमारा 100 हो गया, तब वो आर्डर इनफाइनाइट नहीं रहा, और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। और ये भी देखा गया कि जब इनफाइनाइट उसका आर्डर आ जाता है तो उससे ग्रेटर जो पावर लिखे जाते हैं वो उसी के अंदर आता रहता है, तब हमारा आर्डर इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा। तो यहाँ से एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हो जाता है तो केवल एक टू दी पावर 0 ही आइडेंटिटी देगा, उसके बाद एक टू दी पावर 1 2 करते जाओ वो इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ठीक है ये, तो अब यहाँ देखेंगे कि ये हमारा आइडेंटिटी आ गया ए टू द पावर 0 इक्वल टू आइडेंटिटी। तो दिस इम्प्लाई ए टू द पावर m n -1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ ए जनरेटर है और इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का, तो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप का इसका मतलब जनरेटर का आर्डर भी इनफाइनाइट होगा, और जनरेटर जब का आर्डर इनफाइनाइट हो तो केवल पावर 0 ही हमको 1 देता है, आइडेंटिटी देता है। तो सिंस ए इज जनरेटर ऑफ इनफाइनाइट आर्डर, दिस इम्प्लाई ए टू द पावर 0 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स यहाँ 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि m n -1 ये 0 देगा, क्योंकि यदि ये कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए और वह हमको यदि आइडेंटिटी दे दे तो अब ए का आर्डर ये फाइनाइट वैल्यू हो जाएगा, तब ए का आर्डर इनफाइनाइट नहीं रह जाएगा। तो इसका मतलब इनफाइनाइट आर्डर हो तो केवल 0 ही आइडेंटिटी देता है, दूसरा कोई नहीं देता है। तो यहाँ से हमको ये मिला
दिस इम्प्लाई m(n minus 1 is equal to 0 or m(n is equal to 1)। अब देखो ये दो इंटीजर है, इनका प्रोडक्ट 1 है, तो इसकी केवल दो पॉसिबिलिटी है कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो। m और n ये दोनों इंटीजर है, इसको फ्रैक्शन में नहीं ले सकते हम, दोनों इंटीजर है। क्योंकि हम जो ऑर्डर लिखते हैं तो ए पर वो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। हमारा ऑर्डर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1/2, 2/3 इस तरह से नहीं होता है। तो यह m भी इंटीजर है और n भी इंटीजर है, और दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट 1 है। ये तभी पॉसिबल है कि m और m भी 1 हो और n भी 1 हो, या m भी -1 हो और n भी -1। ये दोनों +1 रहे तो भी प्रोडक्ट +1, और दोनों -1 रहे तो भी प्रोडक्ट 1। तो दिस इम्प्लाई m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1 पहली से, और m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू -1। क्लियर है ये? यदि ये दो का प्रोडक्ट 1 है तो 1 और 1 दोनों प्लस में रहे तो भी 1, और 1 1 दोनों माइनस में भी रहे तो माइनस इंटू माइनस तो भी प्लस। तो यह m n दोनों 1 रहे या m n -1 रहे, तो हम इसको जनरेटर माने हैं a⁻m। a के बाद जो जनरेटर माने हैं वो a⁻m। अब m की वैल्यू या तो तुम्हारा 1 आएगा और नहीं तो -1 आएगा। तो इसकी वैल्यू जब रखोगे तो a⁻1 एंड a⁻−1 यह इसका जनरेटर है। तो दो जनरेटर हो गए। तो 10 m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू -1 gives a⁻1 and a⁻−1 are two generators। a⁻m को जनरेटर माना था, और जब उसको जनरेटर माना गया तो हमने ये देखा कि m की दो वैल्यू आ रहा है, +1 भी और -1 भी। तो जब +1 करोगे तो पहला जनरेटर a⁻1 दैट इज ए होगा, और जब -1 रखे तो दूसरा जनरेटर हमारा a⁻−1 हो गया। इट मीन्स कोई साइक्लिक ग्रुप और यदि इनफाइनाइट है तो उसके दो जनरेटर होंगे, एक हमारा a⁻1 और दूसरा हमारा a⁻−1। यह इस थ्योरम में